हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? एग्ज़ाम आने वाला है आपका। बिल्कुल, आज लगता है मुझे 9 दिन ही बचे हैं। 2 दिसंबर है आज। और हमने जो है 2 दिन से क्लास नहीं करी है कोई भी, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल जो है काफ़ी बिजी था, तो मैं नहीं ले पाई आपकी क्लास। लेकिन इसके लिए मैंने आपको काफ़ी जो है टेस्ट सीरीज़ डाली है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उनको करते रहिए। उनके सॉल्यूशंस मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी हर एक सीरीज़ के। जितना कोशिश हो सका मुझसे, मैंने टेस्ट सीरीज़ बनाने के लिए टाइम निकाला है उसके लिए। और मुझे भी थोड़ा सा है कि मैंने नहीं लिया आपकी क्लास, और ये का एग्ज़ाम का टाइम है, लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था। तो आज हम करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स का सेकंड टेस्ट किया था जो हमने, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड था। उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मर पे ऑलमोस्ट आई थिंक 75 क्वेश्चंस जो थे एमसीक्यू सीरीज़ वो किए थे। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं या फिर देख भी लिया तो रिवाइज कर लीजिए, चैनल पे जाके देख सकते हैं। और एमसीक्यू सीरीज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रिकल मशीन्स टेस्ट टू सॉल्यूशंस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूँगी। और उसके पासवर्ड जो है इसमें वीडियो में अवेलेबल होंगे, तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर व्हेन सप्लाइड फ्रॉम ए 220 वोल्ट 50 हर्ज हैज़ ईडी करंट लॉस ऑफ 50 वोट। इफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज ऑफ 330 वोल्ट 50 हर्ज द ईडी करंट लॉस विल बी। क्या दे रखा है? पहले अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट 50 हर्ज सप्लाई उसको दे रहे हैं, तो ईडी करंट लॉस कितना आ रहा है? 50 वोट आ रहा है। ठीक है, अगर उसी ट्रांसफॉर्मर को हम क्या करें, अगर 330 वोल्ट एंड 50 हर्ज से कनेक्ट करें तो ईडी करंट लॉसेस क्या होंगे, क्या चेंज आएगा? तो आपको पता है, हमने पहले भी पढ़े हैं ईडी करंट लॉसेस किस किस पे डिपेंड करते हैं, किस किस से वेरी करते हैं। तो आपको पता होगा ईडी करंट लॉसेस जो होते हैं, हमें उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है के ई बी स्क्वायर, क्या है आपका? फ्लक्स डेंसिटी, एफ स्क्वायर है फ्रीक्वेंसी, एंड टी स्क्वायर, और टी क्या है आपका? थिकनेस। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है बी और एफ जो फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है, उसको आप क्या कर सकते हैं? वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ईडी करंट लॉसेस जो है वो क्या करते हैं? वोल्टेज पे ही डिपेंड करते हैं, अगर फाइनली हम निकालें यहाँ से। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ईडी करंट लॉसेस जो है प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे? ये क्या हो जाएगा आपका? वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो अब आप इससे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि आपका 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी पे कितने लॉसेस आएंगे, क्योंकि 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो सिर्फ आपको वोल्टेज काउंट करना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका P2/P1 इक्वल टू V2 क्या है? 330, इसका स्क्वायर अपॉन पहले क्या था? 220 स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपको P2 की वैल्यू मिल जाएगी, और वो क्या आंसर आएगा? 112.5 वोट। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हैं आप। P1 की वैल्यू रख दीजिए। P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? P1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 50 वोट, तो ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, अब ये 50 जो है आप इसको इधर की साइड में ले जाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A two-winding transformer is used as an auto transformer. The KVA rating of the auto transformer compared to the two-winding transformer will be। एक हमारे पास टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, उसको क्या करते हैं हम? एज ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं कि केवीए रेटिंग जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा, या फिर केवीए रेटिंग क्या होगी ऑटो ट्रांसफॉर्मर की एज कम्पेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। अब इसके ऊपर आपका जो आंसर है डिपेंड करेगा कि आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, या फिर वोल्टेज रेशियो क्या है। क्योंकि आपका जो है पहला तो आपका रेशियो जो डिपेंड करता है, ए किस पे डिपेंड करता है? V1/V2, तो इस पर भी आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आप मान लेते हैं कि टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में क्या है अपना? N1 इक्वल टू N2 है। ठीक है, इक्वल कर लेते हैं इनको आइडियल ट्रांसफॉर्मर मान के। अब आपका क्या हो जाएगा, अगर स्टेप अप की बात करें या स्टेप डाउन की बात करें यहाँ पे, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है आपका, उसका क्या होगा? केवीए रेटिंग जो होती है
केवीए रेटिंग किसकी, ऑटो की। वो क्या फॉर्मूला होता है आपको ये याद में रखना है, 1/1 - A होता है एक तो, इंटू केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग, ठीक है। 2W से आप मान लीजिए 2 वाइंडिंग है। और एक आपका क्या होता है, यही होता है A/1 - A इंटू केवीए 2 वाइंडिंग, ठीक है। अब ये किस किस केस में होता है, एक आपका होता है स्टेप अप के केस में, एक होता है स्टेप डाउन के केस में, ठीक है। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ए की बात करें आप, यहाँ पे क्या होगा आपका ए जो है, ये क्या होगा A/A-1 होता है ये, और ये होता है 1/1 - A, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, A-1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका A जो है <<1 होगा, और यहाँ पे A जो है <1 होगा। तो आप <1 कितना मान सकते हैं, अब आपको पता है कि A ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो टर्न रेशियो A होता है वो नियर टू 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस केस में A = 2 ले लीजिए, और इस केस में क्या लेंगे, A = <1 है तो इसको हाफ ले लीजिए। तो अगर ये पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी केवीए रेटिंग जो है 2 टाइम्स हो जाएगी ऑटो केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसकी जो ए है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, और ये पुट कर दें यहाँ पे, क्योंकि एक जो है आपका स्टेप, ये जो है क्या है, स्टेप अप के केस में है, ये अप के केस में, और ये स्टेप डाउन के केस में है, ठीक है। नहीं, या तो ये अप के जस्ट अपोजिट कर लीजिए, ये अप के केस में नहीं है, ऊपर वाला जो है डाउन के केस में है, और नीचे वाला अप के केस में। लेकिन आपको इतना सब ध्यान में नहीं रखना है, ये याद रख लेना है कि 2 टाइम्स आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आर 6400 watt and 5000 watt respectively. The copper loss and iron loss at half load will be respectively. ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या दे रखा है, फुल लोड कॉपर लॉस और आयरन लॉस दे रखे हैं। फुल लोड के ऊपर कितने हैं आपके 6400, और अगर ये 6400 है कॉपर लॉसेस एंड 5000 आयरन लॉसेस। अगर हमें बात करें हाफ लोड की तो कितने हो जाएंगे, तो आपको पता है कि आयरन लॉसेस जो होते हैं आपके, आयरन लॉसेस, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके कांस्टेंट होते हैं, पता है ना। ये तो आयरन लॉसेस कांस्टेंट होते हैं, तो आयरन लॉसेस तो चेंज नहीं होंगे आपके। वेरिएबल क्या होता है आपका, सिर्फ कॉपर लॉसेस जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। तो पी कॉपर लॉसेस की बात करें यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, ये I² R करके निकालते हैं ना हम इसको, तो ये वेरिएबल होते हैं आपके, ठीक है। अब आप यहाँ से देख लीजिए आयरन लॉसेस कांस्टेंट है आपके, तो ये क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे, कितना भी लोड हो जाए, हाफ लोड है फुल लोड है, आयरन लॉसेस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। कॉपर लॉसेस की बात करें तो I² पे डिपेंड करेंगे, I² क्या हमारा लोड है, तो कॉपर लॉसेस निकाल लीजिए हाफ लोड पे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे P2/P1 = किस पे डिपेंड करेगा, I² पे डिपेंड करेगा। तो हाफ लोड है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और पहले क्या था अपना फुल लोड था तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से आपका P2 आ जाएगा। तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर लॉसेस हो जाएंगे 1/4 टाइम्स, तो 16/4, तो यहाँ से क्या कर लेंगे आप, P2 निकाल लेंगे 6400/4 करके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा, और आयरन लॉसेस कांस्टेंट रहेंगे तो 5000 वोट आ जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Two transformers with equal voltage ratio and negligible excitation current connected in parallel share load in the ratio of their kVA rating only if their per unit impedances are. ठीक है, impedance is R नहीं है, ये impedances है. तो आपको क्या दे रखा, दो ट्रांसफॉर्मर है, इक्वल वोल्टेज रेशियो है और एक्साइटेशन करंट जो है नेग्लिजिबल है, पैरेलल में कनेक्ट हैं. तो किस तरह से लोड शेयर करेंगे, तो अपन को क्या है, पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होने चाहिए. ये आपको क्वेश्चन काफ़ी बार करवाया है, मैंने पहले भी कराया है और काफ़ी बार रिपीट होता है. ये मैंने डाल दिया यहाँ पे क्विज में भी ताकि आपको याद रहे. तो ट्रांसफॉर्मर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो वह हमेशा लोड शेयर करेंगे किसके रूप में, रेशियो ऑफ देयर केवीए रेटिंग ओनली व्हेन देयर पर यूनिट इम्पीडेंसेज आर इक्वल. जब दोनों इक्वल होंगे तभी वो लोड को शेयर करेंगे किसके रेशियो में, केवीए रेटिंग के रेशियो में. तो याद रख लेना है क्वेश्चन आपको. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ देयर पर यूनिट इम्पीडेंसेज आर इक्वल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफॉर्मर डिजाइन. ऑप्शंस दे रखे हैं. रिड्यूस द वेट पर केवीए, इंक्रीज द वेट पर केवीए, हैज़ नो रिलेशन विद द वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इंक्रीज द वेट पर किलो वोट. तो आपको क्या दे रखा, हायर फ्लक्स डेंसिटी अगर यूज़ करते हैं तो डिज़ाइन पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है. तो आपका फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, बी होती है. बी क्या होती है, 5 इंटू ए, नहीं 5 होता है आपका, एक सेकेंड, फाइव क्या होता है, बी इंटू ए करके होता है, या फिर बी निकाल तो 5/A होता है. तो वो आपका फ्लक्स डेंसिटी आ जाता है. अब आपको क्या है, फ्लक्स को कांस्टेंट मान लीजिए. आपको क्या करना है, हायर फ्लक्स डेंसिटी देखनी है. तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, प्रोपोर्शनल टू 1/B. तो अगर फ्लक्स डेंसिटी आपकी हाई होगी तो एरिया कम हो जाएगा, तो वेट जो है उसका रिड्यूस हो जाएगा. अब आपको पता है कि एरिया रिड्यूस हो रहा है तो वेट तो रिड्यूस हो ही जाएगा. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिड्यूसेस द वेट पर केवीए. ठीक है, आपको पता है कि जैसे फ्लक्स डेंसिटी हम हाई करते हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मर की तो वेट जो है उसका रिड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ए ट्रांसफॉर्मर इज टू प्रोवाइड. ऑयल जो होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो उसका फंक्शन होता है, एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है क्योंकि ऑयल जो है अच्छा इंसुलेटर होता है, इंसुलेशन के यूज़ में लेते हैं इसको. दूसरा क्या है, कूलिंग प्रोवाइड कराता है ऑयल. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये भी मैंने पहले करवाया है, याद रखना आपको. प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग, शॉर्ट सर्किट, लुब्रिकेशन, ये सब कोई काम की चीज़ नहीं है. ट्रांसफॉर्मर में ऑयल क्या प्रोवाइड कराता है, इंसुलेशन एंड कूलिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which three-phase connection can be used in a transformer to introduce a phase difference of 30 degree between its output and corresponding input line voltages. क्या पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा थ्री फेज कनेक्शन यूज में करें कि इनपुट और आउटपुट के अंदर 30 डिग्री फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाए ट्रांसफॉर्मर में. तो आपको पता है कि अगर स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार कनेक्शन जो अगर यूज में करते हैं तो 30 डिग्री फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. अपना पहले पढ़ा है हमने रिले और उसके टाइम में भी पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जब हम प्रोटेक्शन यूज़ में लेते हैं तो उस टाइम पे जो है सीटी जो है उसके कनेक्शन किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या था कि 30 डिग्री फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम सीटी के कनेक्शन जो है जस्ट अपोजिट करते हैं जो ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन होते हैं. तो आपको याद रख लेना चाहिए स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार, कोई भी आपके पास ऑप्शन आए तो वो करेक्ट आंसर है. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. स्लज फॉर्मेशन इन द ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ट्रांसफॉर्मर जो हो जाता है उसके ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसके अंदर जो ऑयल होता है जो हम इंसुलेशन और कूलिंग के लिए अभी यूज में ले रहे थे उसके अंदर क्या होता है, स्लज फॉर्मेशन हो जाता है. तो स्लज फॉर्मेशन किस वजह से होता है, क्या रीजन है उसका. ऑप्शंस दे रखे हैं. इनग्रेस ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड मॉइस्चर इन द ऑयल, अपीयरेंस ऑफ स्मॉल fragments of paper, varnish, cotton and other organic material in the oil, chemical reaction of transformer oil with the insulating materials, और ऑप्शन डी है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल. तो स्लज फॉर्मेशन जो होता है हमेशा ऑक्सीडेशन की वजह से होता है. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये भी याद रख लीजिए क्योंकि अगर आपको इसको डीप में जाएंगे तो अभी बहुत टाइम वेस्ट होगा. ये सब आपको थ्योरी में पढ़ना है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर बाकी एग्जाम्स के लिए हैं. RVNL JEE के एग्जाम अभी लिख रहे हैं आप तो इतना याद रख लीजिए कि स्लज फॉर्मेशन जो होता है ऑयल में वो ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल की वजह से होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू। ऑटो ट्रांसफर जो होता है उसके अंदर पावर किस किस मीडियम से ट्रांसफर की जाती है, किस किस प्रोसेस से। तो ऑप्शन दे रखिए कंडक्शन, इंडक्शन, बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन, और म्यूचुअल कपलिंग। तो इसको आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर हमारा होता है, तो दोनों वाइंडिंग जो होती है सेपरेट होती हैं एक दूसरे से। लेकिन जहाँ पे बात करें हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, जो इसके अंदर पार्ट ऑफ ए वाइंडिंग इज कॉमन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इस वजह से क्या होता है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के अंदर सिर्फ इंडक्शन की वजह से हमारा पावर ट्रांसफर होता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो आपका वाइंडिंग का पार्ट कॉमन होता है एक, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर 2 वाइंडिंग की बात करें तो किस तरह से होती है अपनी, ऐसे होती है इस तरह से। वहीं पे अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक वाइंडिंग जो है इसके अंदर क्या होता है अपना, कॉमन होती है ना दोनों के बीच में, इस तरह से कुछ तो ऐसे करके उसका होता है यहाँ पे, इस तरह से होती है जो भी। तो आपको पता है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में पार्ट ऑफ ए वाइंडिंग इज कॉमन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इस वजह से हमारा पावर ट्रांसफर जो होता है कंडक्शन की वजह से भी होता है और इंडक्शन की वजह से भी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेपिंग्स आर नॉर्मली प्रोवाइडेड ऑन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर ओनली बिकॉज। टेपिंग्स जो होती है नॉर्मली कहाँ प्रोवाइड कराते हैं हम, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में प्रोवाइड कराते हैं, हाई वोल्टेज की साइड में। तो इसका क्या रीज़न है, इट हैज़ लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स विच अलाउ स्मूदर वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, इट हैज़ टू हैंडल लो करंट्स, इट इज़ इजीली एक्सेसिबल फिजिकली। और ऑप्शन डी दे रखा है इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, हैज़ टू हैंडल लो करंट्स एंड इज ऑल्सो इजीली एक्सेसिबल फिजिकली। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं 1, 2 एंड 3। तो आपका डी में ये भी हो सकता था 1, 2 एंड 3 ऑल। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्यों करवाते हैं हम हाई वोल्टेज साइड के अंदर, पहला तो आपका मेन क्या है कि लो करंट्स होती है हाई वोल्टेज साइड में, तो इस वजह से ये सब इजी होता है हमारे लिए। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जिसकी वजह से स्मूथ वेरिएशन कर सकते हैं, बहुत सारी टेपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, अलग अलग वोल्टेज लेवल हम प्रोवाइड करा सकते हैं, और इजीली एक्सेसिबल होता है फिजिकली, ये तो है ही। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं फिर से, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने ट्रांसफॉर्मर पे एटलीस्ट 75 क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवा दिए थे आपको एमसीक्यू सीरीज़ में। इसके बाद भी हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से। तो आपको अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म करना है, ये कोई भी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं यहाँ पे। तो अगर आपके 9 और 8, 9 मार्क्स यूज आ रहे हैं, 10 मार्क्स, तो अच्छी बात है। मुझे अभी तक देखा नहीं है मैंने किसी भी बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ रहे हैं किसी भी सीरीज़ के टेस्ट के अंदर। तो थोड़ा सा इम्प्रूव करिए अपनी परफॉर्मेंस को, रिवीजन करते रहिए जिस तरह से मैंने बताया था उस तरह से। आप जो है अभी तक और सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया होगा आपने, जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है उनका रिवीजन करते रहिए। अभी कुछ दिनों में ही हम बात करेंगे 2-4 दिन बाद कि आगे क्या करना है आपको, किस तरह से करना है। आप कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे कि 10 डेज़ की स्ट्रेटजी बताओ, तो मैंने ऑलरेडी 16 डेज़ की स्ट्रेटजी बता दी है। तो उसको अगर फॉलो कर रहे हैं आप तो करते रहिए। फिर हम जब नंबर ऑफ डेज बचेंगे आपके 5, तब डिस्कस करेंगे कि क्या करना है आपको लास्ट के 5 दिन में। उससे पहले आप सीरीज़ करें और ये टेस्ट जो है ये देते रहें, क्योंकि इसके अंदर भी आपको काफ़ी है, टाइम मैनेजमेंट तो है ही आपका। बाकी मैं बिल्कुल भी आपको जो है रिवीजन के लिए क्वेश्चन डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिए थे, एमसीक्यू सीरीज़ थी उसके अंदर। तो यहाँ पे आप इनको करिए अच्छे से और अपनी प्रिपरेशन जो है करते रहिए। और आज के लिए इतना ही। अब कोशिश करूँगी डेली आपके लिए एक सीरीज़ का टेस्ट का वीडियो लेकर आऊँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो, और नहीं मिल रहा है तो भी मैं जब टाइम मिलेगा उस टाइम पे 2-4 वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।